नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। हमने हरियाणा जीके की एक MCQ की एक श्रृंखला शुरू कर रखी है और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो आपकी क्लास रहेगी वो कौन सी रहेगी? 23 नंबर, यानी 22 तक क्लासें आपकी आ चुकी है और आज जो आपकी क्लास रहेगी वो कौन सी रहेगी? 23 नंबर क्लास रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बार बार क्या है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी जो क्वेश्चन आपके पूछे गए HSSC में उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों के साथ साथ हम हरियाणा जीके का तो जिक्र कर ही रहे हैं, हरियाणा जीके के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर और स्टैटिक्स जीके के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करें। क्लास कैसी लगती है आप सब बच्चों को मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं और क्लास अगर आप सब बच्चों को अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी, ठीक है। इस कोरोना काल में आप सब बच्चे लाभ उठाएं भाई, ठीक है भी। जो पेपर नहीं हो रहे हैं आप अपनी तैयारी बड़ी बेहतरीन तरीके से रखें भी, तो ठीक है, क्योंकि पेपर हो सकते हैं, कभी भी अनाउंस हो सकती है। जैसे ये कोरोना काल समाप्त होगा धीरे धीरे तो आपके पेपर जरूर होंगे, तो आपको क्या है अपने आप को प्रिपेयर रखना है सबसे पहले, ठीक है भी। तो हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट जो आपका रहेगा 23 नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा में कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा है। पेवा में है, नीलोखेड़ी में है, सफीदों में या फिर कलायत। तो नीलोखेड़ी का जैसे जिक्र करते हैं, नीलोखेड़ी करनाल में हरियाणा के अंदर कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र स्थित है कहां पर? नीलोखेड़ी। और नीलोखेड़ी जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? आपकी करनाल के अंतर्गत आती है। नीलोखेड़ी जो है वो वर्तमान में आपके NH 44 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 के ऊपर स्थित है। पहले ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका होता था ना, 1-2 नंबर जो पढ़ते थे, 1 नंबर पढ़ते थे, पहले पढ़ते थे इसको ग्रांड ट्रैक के नाम से, उसके ऊपर स्थित था। GT शेरशाह सूरी मार्ग का नाम जैसे पढ़ते, परंतु वर्तमान समय में ये राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पे है। नीलोखेड़ी जो है, नीलोखेड़ी एक विधानसभा सीट भी है भी। क्या है? एक विधानसभा सीट भी है। आपको ध्यान होना चाहिए किस जिले के अंतर्गत, जैसे आपने पढ़ा ये करनाल जिले में। और कैसी विधानसभा सीट है ये? आरक्षित विधानसभा सीट है भी। कैसी विधानसभा सीट है ये? आरक्षित विधानसभा सीट है आपकी नीलोखेड़ी भी। कौन सी? नीलोखेड़ी। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। हरियाणा के अंदर कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र नीलोखेड़ी में है और नीलोखेड़ी किस जिले के अंतर्गत आता? आपका करनाल जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है भी। किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? 44 पर स्थित है और एक विधानसभा सीट है जो आरक्षित विधानसभा सीट है। पेवा किसके अंतर्गत आता है? आप पढ़ते हो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसको हरियाणा का क्या कहा जाता है? गया कहा जाता है। हरियाणा का गया किसे कहा जाता है? पेवा को कहा जाता है। और हरियाणा का हरिद्वार कहा जाता है पांडु पिंडारा को, पांडु पिंडारा के। इनकी महत्ता को देखते हुए कहा गया है, गया जो स्थान है ना बिहार में, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के दिन, तो वैशाख पूर्णिमा का जैसे जिक्र करते हैं, जिसको बुद्ध पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा जो हम पढ़ते हैं, तो गया के समान जो हरियाणा में स्थान है वो कौन सा? आपका पेवा है, कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत। नीलोखेड़ी आपने पढ़ लिया है। सफीदो जींद जिले के अंतर्गत आता है भी, जिसका प्राचीन नाम सरफ दमन था, मैंने एक दिन पहले भी पढ़ाया था। सफीदो भी एक विधानसभा सीट है भी, सफीदो भी एक विधानसभा सीट है, पेवा भी एक विधानसभा सीट है। और कलायत कैथल जिले के अंतर्गत आता है, कलायत भी एक विधानसभा सीट है, जहां से विधायक कमलेश ढांडा है, जो मैंने बताया था महिला व बाल विकास मंत्री है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान हो पानीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर या फिर हिसार। तो सर्वाधिक हाथी जो पाए जाते हैं यमुनानगर, और यमुनानगर के बन संतोर का जैसे जिक्र करते हैं, बन संतोर। तो यमुनानगर के बन संतोर में हाथी पुनर्वास केंद्र भी स्थित है। हाथी पुनर्वास, तो हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र जो है वो केंद्र स्थित कहां पर है? बन संतोर, यमुनानगर। इसीलिए आप सब बच्चों को ध्यान होना चाहिए,
हरियाणा में सर्वाधिक हाथी जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? यमुनानगर के अंदर। ये तो हम हरियाणा का जिक्र कर रहे थे। भारत में अगर आपसे पूछे भी भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पर मिलते हैं, तो भारत में सर्वाधिक हाथी पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में कहाँ पर जिक्र करोगे? सुंदरबन भी। क्या जिक्र करोगे आप? सुंदरबन। सुंदरबन जिनको मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी की किडनी भी कहा जाता है, पृथ्वी की किडनी भी कहा जाता है मैंग्रोव वनों को। ठीक है, तो ये सुंदर जो वन है, इन सुंदर वन जो कहाँ किस राज्य में है? बंगाल में, पश्चिम, इनमें सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? भारत में हाथी पाए जाते हैं भी। क्या पाए जाते हैं? हाथी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन को सुंदरबन क्यों कहा जाता है? सुंदरी वृक्ष के कारण। किस वृक्ष के कारण? सुंदरी वृक्ष के कारण इसको सुंदर वन कहा जाता है। एक चीज आपको नोट होना चाहिए इस चीज के बारे में, हरियाणा जरूर पढ़ना है। हरियाणा में सर्वाधिक हाथी यमुनानगर, भारत में सर्वाधिक हाथी पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो डेल्टा प्रदेश है ना, वहां पर पाए जाते हैं। वहां पर तो झुंड के झुंड हैं। या फिर दूसरा राज्य हम जिक्र करते हैं उत्तराखंड का, जैसे जिक्र करते हैं जिम कार्बेट में भी बहुत ज्यादा हाथी है भी। तो मैंने जिक्र किया है सुंदरबन का, वहां पर तो किसानों की फसल भी बहुत बर्बाद करते हैं हाथी भी। ठीक है, तो हाथी को, जो हाथी का मास्टर होता है उसको किस नाम से जानते हैं? महावत के नाम से जानते हैं। यानी हाथी को कंट्रोल करने वाला जो कौन होता है? वो महावत होता है भी। कौन होता है? महावत होता है। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र किया था, कुछ बच्चे कई बार पूछते हैं, जैसे मेरा ही बच्चा पूछ लिया एक दिन, पापा जी हाथी के दांत क्यों होते हैं? हाथी के दांत खाने के दांत अलग है, दिखाने के अलग, ऐसे क्यों कहा गया है? हाथी, आपको ध्यान होना चाहिए, जो नर हाथी है, नर हाथी के क्या होते हैं? दांत होते हैं 12। दांत का जैसे जिक्र करते हैं ना, दांत यानी 2 बड़े दांत जो होते हैं वो किसके होते हैं? नर हाथी के होते हैं। मादा हाथी के 2 दांत नहीं होते। और उन दांतों की क्या होती है फिर भारत और विश्व में क्या होती है? तस्करी होती है। हाथी को जो मारा जाता है ना, किसके लिए मारा जाता है? हाथी दांत के लिए मारा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिए हाथियों का क्या होता है? कत्ल होता है, हाथियों को मारा जाता है, हाथियों की दांत की तस्करी होती है। हाथी दांत का एक पैमाना में मिला था। अब ये नहीं कह सकते बे हाथी अभी 5, 10, 20, 50, 100 सालों पहले भी हाथी होते थे। प्राचीन काल में भी हाथी होते थे। खासकर हड़प्पा सभ्यता का हम जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करते हैं? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का लोथल जो स्थान है, लोथल किस राज्य में? आपका गुजरात में। किस नदी के किनारे है? आपका भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी है? भोगवा नदी के किनारे। तो लोथल गुजरात में भी हाथी दांत का क्या मिला था? हाथी दांत का पैमाना मिला था भी। क्या मिला था? पैमाना। ये हमें ये दर्शाता है भी हाथी कोई नया जीव नहीं है भी, कोई 100, 200 साल, 400 साल, 500 साल पुराना नहीं है। ये आपका हजारों साल पुराना क्या एक जीव है। हड़प्पा सभ्यता के भी जब हम जिक्र करते तो उसमें भी हाथी दांत का जो पैमाना मिला है, ये यही दर्शाता भी आज से हजारों साल पहले भी इस धरती के ऊपर क्या रहता था? आपका हाथी जीत रहे। ठीक है भी। और हाथियों की भी अलग अलग प्रजातियां हैं। एशियाई हाथी है, अफ्रीकी हाथी है। ठीक है भी, पढ़ो इनके बारे में। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र। उदालक ऋषि का संबंध हरियाणा के किस जिले से? ठीक है भी, पानीपत से है, सोनीपत से है, महेंद्रगढ़ से, या फिर करनाल से। तो आप सब बच्चे जानते हैं महेंद्रगढ़ से किसका संबंध है? उदालक ऋषि का भी। उदालक ऋषि का भी मैंने एक दिन जिक्र किया था, और पिपलाद ऋषि का भी हमने जिक्र किया था। पिपलाद, ठीक है भी। तो पिपलाद ऋषि और उदालक ऋषि का जो संबंध है वो हरियाणा के किस जिले से है? वो आपको ध्यान होना चाहिए, महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है भी। श्याणा गांव और बागोत गांव का जैसे मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था। तो उदालक ऋषि और पिपलाद ऋषि है। ठीक है भी, पिपलाद ऋषि खासकर हरियाणा जी के जो मैंने करवाई है, हरियाणा जी के में आप पढ़ना ऋषि मुनियों के बारे में जिस दिन जिक्र किया मैंने विस्तृत इनके बारे में आपको जानकारी दी है भी। ठीक है, पिपलाद, पीपल के वृक्ष के कारण इसको पिपलाद जो नाम दिया गया था। ठीक है, पीपल के फल खाकर ये क्या हुए हैं? विकसित हुए। सब जानकारी मैंने इनके बारे में आपको दी है। तो पिपलाद और उदालक जो ऋषि है ये महेंद्रगढ़ जिले से क्या है? आपके संबंध रखते हैं। करनाल से गोंदर ऋषि संबंध रखते थे। करनाल से कौन रखते थे? आपके गोंदर ऋषि संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। लाला लाजपत राय का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है भी? पानीपत है, फरीदाबाद, यमुनानगर, या फिर हिसार? तो हिसार जिले से
लाला लाजपत राय का संबंध रहा है। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आए भी हैं। पहले भी हमने पढ़ा था इनके बारे में भी, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो पंजाब केसरी भी लाला लाजपत राय, ठीक है। तो एक चीज आपको पढ़ना है, लाला लाजपत राय का संबंध हिसार से था। एक चीज आप यहां पढ़ोगे, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। क्यों कहा जाता है पंजाब केसरी? उपाधि कब दी गई थी इनको? रोलेट एक्ट का जैसे जिक्र करते हैं, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आया था 1919 में, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला रोलेट एक्ट के विरोध करने के स्वरूप लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। रोलेट एक्ट जो काला कानून है, शंका के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जाता था। कब आया था आपको ध्यान होना चाहिए? 1919 में आया था। और अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड घटी थी। जनरल डायर ने क्या चलाई थी? गोलियां चलाई थी। और उसी जनरल डायर को 1940 में लंदन में जाकर किसने मारा था? शहीद उधम सिंह ने। किसने मारा था? शहीद उधम सिंह ने मारा था। तो ये जानकारी आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन का वास्तुकार भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय जो है, इसको स्वदेशी आंदोलन जो था ना, स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन का वास्तुकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? वास्तुकार। तो वास्तुकार, स्वदेशी आंदोलन का वास्तुकार भी आपका कौन था? ये भी आपका लाला लाजपत राय था। लाला लाजपत राय था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनका संबंध कहां से मैंने बताया था? हिसार से जैसे बताया था। तो हिसार में आप पढ़ सकते हो इनकी राजनीतिक और कर्म भूमि। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भी लाला लाजपत राय जो है, इनकी राजनीतिक और कर्म भूमि कौन सा क्षेत्र रहा है? तो राजनीतिक और कर्म भूमि भी आपको ध्यान होना चाहिए, हिसार रहा है। राजनीति का जैसे कई बार ये एचपीएससी के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भी लाला लाजपत राय की राजनीतिक भूमि कौन सी रही है? तो राजनीतिक भूमि जो रही है वो भी हिसार रही है। हिसार का जो टेकड़ा का मोहल्ला है, टेकड़ा का मोहल्ला, तो वहां से सबसे पहले क्या बने थे? ये पार्षद बने थे। क्या बने थे? ये पार्षद बने थे। इसीलिए इनका जो संबंध है ना, वो राजनीतिक क्षेत्र, राजनीति तो वहीं से शुरू की थी ना, तो राजनीतिक जो क्षेत्र है वो हिसार रहा है। कर्म भूमि भी हिसार रही है। हिसार के अंदर इन्होंने 11 साल तक क्या किया है? 11 साल तक वकालत की है। भी क्या किया? 11 साल तक है वकालत की है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और 1887 का जैसे जिक्र करते हैं, हिसार में कांग्रेस की शाखा लेके आए थे। हिसार में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की शाखा लेके आए थे। हरियाणा में मैंने एक दिन पहले भी बताया था 1886 में कहाँ आई थी? अम्बाड़ा में। 1887 में हिसार में। 88 में जैसे 87 में फिर आपकी जिक्र करोगे आप रोहतक के अंदर भी आई थी। तो किसके सानिध्य में आई थी? ये लाला लाजपत राय, ठीक है। आर्य समाज का भी हम जिक्र करते हैं। तो आर्य समाज की शाखा भी हिसार के अंदर कौन लेके आए थे? हिसार में जो लेके आए थे वो लाला लाजपत राय। भी कौन लेके आए थे? लाला लाजपत राय। आर्य समाज आप सब बच्चे जानते हैं, मैंने एक दिन पहले भी क्लास में जैसे जिक्र किया था। 1886 में आर्य समाज की क्या आई थी? हिसार में शाखा आई थी। कौन लेके आए थे? लाला लाजपत राय लेके आए थे। हरियाणा में पूछे तो 1880 में आई थी रेवाड़ी में आर्य समाज भी, ठीक है भी। और आर्य समाज की स्थापना पूछे तो 1875 में भी, 1875, ठीक है। हरियाणा में पूछे तो आर्य समाज की शाखा आई थी 1880 रेवाड़ी में। और हिसार का हम जिक्र करें तो 1886 के अंदर आई थी। आपको ध्यान होना चाहिए कहां पर ये आई थी आपकी हिसार में। किसके देख रेख में? लाला लाजपत राय। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान होना चाहिए। 1865 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1865 में पंजाब के मोगा में इनका जन्म हुआ था। और 1928 का जैसे जिक्र करते हैं ना, 1928 में, तो 1928 में इन्होंने किसका विरोध किया था? साइमन कमीशन का विरोध किया था और उनके ऊपर लाठियां बांधी गई थी। फिर क्या हो गया था? इनका निधन हो गया था। अभी क्या हो गया था? निधन। और इन्होंने कहा था भी मेरे शरीर पर लगी हुई एक एक लाठी
अंग्रेजी जो साम्राज्य हुकूमत है उसके लिए ताबूत में कील साबित होगी भी। ठीक है भी, ऐसी बातें ऐसी वर्डिंग इन्होंने कही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। लाला लाजपत राय के बारे में 1865 में जन्म हुआ था इनके। ठीक है, मृत्यु के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। लाहौर में इनकी मृत्यु हुई थी, जन्म मोगा पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बनती है भी, लाला लाजपत राय जो है इनको लाल बाल पाल जो हम पढ़ते हैं ना, तो लाल जो है वो कौन है आपके, लाला लाजपत राय। आप सब जानते हैं, सब बच्चे इस चीज के बारे में भी। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था भी। किसका विभाजन हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। विभाजन जिसको हम सूरत विभाजन भी पढ़ते हैं भी। क्या पढ़ते हैं? सूरत विभाजन भी पढ़ते हैं, क्योंकि सूरत में कांग्रेस का ये सम्मेलन हुआ था 1907 में। और यहाँ पर गरम और क्या हुआ था, जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, गरम और नरम दल का जैसे जिक्र करें। क्या पढ़ोगे? गरम दल और नरम दल में। गरम दल व नरम दल, दो भागों में क्या है कांग्रेस बट गई थी। तो ये गरम दल के नेता थे भी। क्या थे ये आपके? गरम दल के नेता। गरम दल के नेता कौन थे? लाला लाजपत राय। इनको लाल बाल पाल कहा जाता है भी। ये जो तिकड़ी थी ना, लाल बाल पाल के नाम से इनको जाना जाता है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के नेता थे। उसके अलावा बदरुद्दीन तेबजी है, दादा भाई नारोजी है। इनका जब हम जिक्र करते हैं, ये किसके नेता थे? आपके नरम दल के नेता थे भी। क्या थे? नरम दल। तो गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन के नाम भी इसको जानते हैं। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और भारत के किस राज्य में? आपको ध्यान होना चाहिए, गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। तो ये ऐसे आप क्वेश्चन क्या करो, पढ़ो भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्या बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब लाला लाजपत राय के बारे में आप अगर टिप्पणी लिखनी हो तो टिप्पणी लिख सकते हो, अगर इतने क्वेश्चन आप सब बच्चों को याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। यानी इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? हिसार, जींद, सिरसा फिर और पानीपत। तो पानीपत में क्या है आपको ध्यान होना चाहिए, इब्राहिम लोदी का मकबरा है भी। एक दिन मैंने पहले भी जिक्र किया था, खास करके पानीपत का प्रथम युद्ध जब मैंने करवाया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है, और इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है? हार जाता है और वीरगति को प्राप्त होता है। और इब्राहिम लोदी का मकबरा जो बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था? पानीपत के अंदर। याद करना। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है आपका? पानीपत में है। मकबरे का जैसे जिक्र करें, मैंने एक दिन रजिया सुल्तान का भी आपको जिक्र किया था भी। रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान का मकबरा आप याद करोगे तो कैथल में भी। कहाँ पर याद करोगे? कैथल में। इब्राहिम सूरी का याद करोगे तो आपको ध्यान होना चाहिए, इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो नारनौल में भी। कहाँ पर है? नारनौल के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो बनते हैं याद करना है। लाट की 40 हाफिज का जैसे जिक्र करें, 40 हाफिज तो 40 हाफिज का जो मकबरा है वो भी आपका हिसार के अंदर है। लाट की मस्जिद भी है हिसार में। क्या है? लाट की मस्जिद का जैसे जिक्र करते हैं, लाट की मस्जिद या लाट की मीनार भी आपके हिसार में है। और हिसार एक फारसी भाषा का शब्द है। हिसार को हिसार फिरोजा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अभी किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भी, तो याद कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। बाबर और जैसे जिक्र करते हैं ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। उस युद्ध के बाद, हारने के बाद इब्राहिम लोदी का जो मकबरा बना था पानीपत में। ठीक है भी, इब्राहिम लोदी किस वंश से था? लोदी वंश से था भी। लोदी वंश से था। युद्ध इसके किसके साथ हुआ था? मुगल वंश के शासक है बाबर से। और बाबर को आपको ध्यान होना चाहिए किस वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी भी, मुगल वंश की। ठीक है। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल अफगानिस्तान में भी। कहाँ पर है? काबुल अफगानिस्तान। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था? सबसे पहले इसको दफनाया गया था आराम बाग के अंदर दफनाया गया था। कहाँ पर है?
आराम बाग। आराम बाग कहाँ पर है आपका? आराम बाग जो रहेगा वो रहेगा आगरा में, परंतु इसकी इच्छा थी भी कहाँ दफनाना इसको? काबुल अफगानिस्तान के अंदर दफनाना है, काबुल अफगानिस्तान में इसको दफनाना है। इसीलिए इसका जो मकबरा यानी पहले आराम बाग में दफनाया गया, फिर वहां से निकाल के इसको काबुल अफगानिस्तान के अंदर दफनाया गया। आप याद कर सकते हो इस चीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बनते हैं। मुगल जो शासक है, खास करके मुगल शासकों का हम जिक्र करें, भी किसका जिक्र करें? मुगल शासकों का। तो मुगल शासक जो है ना, मुगल शासकों के मकबरे बार बार आपसे पूछे जाते हैं। चलो ये तो इब्राहिम लोदी का मकबरा आया था, हमने जिक्र किया। मुगल शासकों के मकबरे बार बार आपसे पूछे जाते हैं। जैसे बाबर का आप पढ़ोगे, बाबर का कहाँ पर है? तो बाबर का पढ़ोगे आप काबुल अफगानिस्तान में। उसके बाद में फिर हुमायूं है, तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। भी कहाँ पर आपका? दिल्ली में है। अकबर का जैसे आप जिक्र करोगे तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा, आगरा में है। भी सिकंदरा आगरा में है। उसके बाद अकबर के बाद आप जैसे जहांगीर का जिक्र करोगे तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? शाहदरा, पाकिस्तान में। भी कहाँ पर है? शाहदरा, पाकिस्तान में है। जहांगीर के बाद जैसे आप जिक्र करोगे शाहजहां, किसका जिक्र करोगे? शाहजहां। शाहजहां का जो मकबरा है वो कहाँ पर? आगरा में है। आगरा का ताजमहल जो उसमें है। उसके बाद औरंगजेब का जैसे आप जिक्र करोगे, औरंगजेब, तो औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? खुलताबाद में है। भी कहाँ पर है? खुलताबाद में है। उसके बाद में बहादुर शाह जफर का जैसे जिक्र करें, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय का जो मकबरा है वो रंगून, रंगून कहाँ पर पड़ता है आपका? वर्मा में। भी ठीक है, रंगून वर्मा, म्यांमार जो देश है। तो ये मकबरे भी आपको याद होना चाहिए। भी ठीक है। बाबर को सबसे पहले मैंने बताया था भी आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु इसकी इच्छा थी भी कहाँ दफनाना है मेरे को काबुल अफगानिस्तान दफनाना है। काबुल से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। काबुल के वासियों को इन्होंने सिक्के भी दिए थे युद्ध जीतने के बाद। मुगल काल करेंगे तब आपको बताएंगे। वैसे प्रदीप सर ने तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। काबुल है, ठीक है, मुगल काल करवा रखे है, वो भी पढ़ना। तो हुमायूं के बारे में आप पढ़ोगे, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जिसको आपको ध्यान होना चाहिए। जो मुगल शासक है ना, मुगल शासकों की कब्रगाह किसे कहते हैं? मुगल शासकों की कब्रगाह कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को, क्योंकि हुमायूं के मकबरे में ही सबसे ज़्यादा मुगल शासक दफन है। मुगल जो साम्राज्य है या मुगल जो वंश है, मुगल वंश के सबसे ज़्यादा व्यक्ति कहीं पर दफन है, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए उस हुमायूं के मकबरे में। इसीलिए हुमायूं के मकबरे को क्या कहा जाता है? मुगल साम्राज्य की कब्र कहा जाता है, या मुगल शासकों की कब्र, या मुगल जो वंश है उसकी कब्र कहा जाता है। ठीक है भी। उसके बाद में मैंने जिक्र किया अकबर, अकबर को सिकंदरा में है, आगरा के पास सिकंदरा जो है वहाँ पर मकबरा है इसका सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा शाहदरा पाकिस्तान में है। भी शाहदरा पाकिस्तान में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। ताजमहल का जैसे जिक्र करते हो, किसका जिक्र करोगे आप? ताजमहल यमुना नदी के किनारे हैं। औरंगजेब का जो मकबरा है वो खुलताबाद है, MH महाराष्ट्र, याद करोगे MH महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में गया था अकबर औरंगजेब, और दक्षिणी भारत में 1707 में इसका क्या जो अहमदाबाद का किला, उस किले में इसका निधन हो जाता है। फिर खुलताबाद में इसको दफनाया जाता है। तो खुलताबाद में मकबरा है किसका? औरंगजेब का। और अंतिम बादशाह बहादुर शाह, मुगल जो शासक है बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद इसको नज़रबंद करके कैद करके कहाँ भेज दिया जाता है? आपको ध्यान होना चाहिए, रंगून भेज दिया जाता है, और वहीं पर इनका निधन हो जाता है। इसीलिए बहादुर शाह जफर की पीड़ा थी। कहता है भी बहादुर शाह जफर इतना, यानी मैं इतना बदनसीब आदमी हूँ भी मेरे को मेरे वतन की 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई, क्योंकि बहादुर शाह जफर का निधन हुआ था वहीं पर रंगून में, और वहीं पर उसको क्या कर दिया गया था? फिर दफना दिया गया था। इसलिए इसकी पीड़ा थी। तो मुगल शासकों का जब हम जिक्र करते हैं तो 2 ऐसे मुगल शासक हैं जिनका मकबरा बाहर से बाहर है। एक तो आपके जहांगीर है, जिसका मकबरा कहाँ पर है? शाहदरा पाकिस्तान में है, लाहौर के पास है। और दूसरा आपका कौन सा है? बहादुर शाह जफर है, जिसका मकबरा वर्मा में है, वो रंगून में। और तीसरा जो है
वो कौन सा आपका बाबर है जिसका मकबरा काबुल अफगानिस्तान में। तो 3 है, 2 नहीं कहेंगे हमें, 3 ऐसे मुगल शासक है जिनके मकबरे बाहर से बाहर है, बाबर है, जहांगीर है और बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो ऐसे क्वेश्चन आप किया करो भाई, मतलब आपके दिमाग में अगर कोई आए ना, जैसे देखो मैं पढ़ा ही रहा तो होगी, चलो दिमाग में आई भी आप सब बच्चों को वो मकबरे भी आपको याद करवाए जाएं, ठीक है, क्योंकि हरियाणा के मकबरे तो आप लगभग याद कर ही लेते हैं सभी बच्चे, तो इनके ऊपर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डाला करो, ध्यान किया करो, ठीक है भी। तो आज की क्लास में इतना ही भाई। क्लास कैसी लगी आप मेरे को सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगती है तो आप सब बच्चे क्लास को शेयर किया करें। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।